नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं शहरीकरण के विन्यास। यह 112 का चैप्टर है ये। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे शहरीकरण की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में शहरीकरण एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इस तरह हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं शहरीकरण की परिभाषा से। शहरीकरण का क्या अर्थ होता है, सारा कुछ इसमें हम समझेंगे। समाजशास्त्रियों ने शहरीकरण की परिभाषा गांव से नगर, शहर की ओर लोगों के चले जाने के रूप में दी है, जहां व्यापार, विनिर्माण, उद्योग और प्रबंध जैसे गैर कृषि व्यवसायों के चारों ओर आर्थिक गतिविधियां केंद्रित होती हैं। विस्तृत रूप से शहरीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए आइए निम्नलिखित 3 पहलुओं पर चर्चा करें। पहला है जनसंख्या और स्थानीय पहलू, दूसरा है आर्थिक पहलू और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। जनसंख्या पहलू में ये पढ़ेंगे कि किस कारण लोग गांव से शहर जाते हैं। आर्थिक पहलू में ये पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि गांव के लोग शहर की ओर भागते हैं। और सामाजिक पहलू है कि क्या जो गांव के लोग होते हैं वो किस चीज़ से, या कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या चीज़ शहरों की ओर वो उन्हें आकर्षित करती है कि वो सामाजिक मतलब जाते हैं, शहरों की ओर जाते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं। यहाँ हमें ये देखना है कि सामान्य रूप से प्रत्येक पहलू किस बात से संबंध रखता है। इसमें यही बात है कि प्रत्येक पहलू किस बात से संबंध रखता है, और 3 पॉइंट्स में हम ये समझेंगे। शहरीकरण की जनसंख्या एवं स्थानीय पहलू में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के स्थान बदलने, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व मतलब जनसंख्या के डेंसिटी मतलब ज़्यादा घनत्व, ज़्यादा भीड़, तथा कृषि कार्यों से गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि के उपयोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन की चर्चा शामिल है। कि लोग शहर अपने जो कृषि कार्यों को छोड़कर वो शहरों की ओर क्यों भाग रहे हैं। शहरीकरण के आर्थिक पहलुओं के संबंध कृषि व्यवसाय से गैर कृषि व्यवसाय में हुए परिवर्तन से है, क्योंकि शहर विविध आर्थिक अवसरों के केंद्र रहे हैं। शहर एक देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा केंद्र है आर्थिक तौर से। यहाँ हर किसी को रोज़गार मिल जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आर्थिक अवसरों के केंद्र रहे हैं। अंततः वे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को शहरी क्षेत्रों में खींच लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक क्या आकर्षण है ग्रामीण जनता को शहर की ओर खींचने का। फर्स्ट यहाँ पे रोजगार, आर्थिक रूप से देखा जाए तो यहाँ हर किसी को रोजगार मिल जाता है। फर्स्ट ये है। आगे पढ़ते हैं। ये आकर्षण ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को शहरी क्षेत्रों में खींच लेता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन, कुटीर एवं लघु उद्योगों का समाप्त होना भी ग्रामीण को शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए बाध्य करते हैं। प्रव्रजन के ये खिंचाव एक तरह से देखा जा रहा है, प्रव्रजन इधर से उधर जाने का, प्रव्रजन के ये खिंचाव और दबाव तत्व शहरीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक पहलू शहरी क्षेत्रों में उभरती हुई विषमता पर प्रकाश डालता है। सामान्यतः हमारे देश में शहर ही जातियों और संस्कृतियों का मिलन बिंदु रहा है। यहाँ पे हर जाति के लोग, हर संस्कृति के लोग शहर में आके बस जाते हैं। यही बात इसमें यहाँ तक बात की गई है। मेन पॉइंट्स कि लोग आर्थिक तौर पे, इसमें अगर आप 3 पहलू भी लिख देंगे, ये जनसंख्या और स्थानिक पहलू में आप ये लिख सकते हैं कि क्या कारण है कि वो गांव की जनसंख्या शहर की ओर आती है। आर्थिक पहलू, आर्थिक रूप से गांव इतना आत्मनिर्भर नहीं रहा है, या कह सकते हैं कि जिनको रोज़गार की आवश्यकता होती है वो शहरों की तरफ भागते हैं। इस प्रकार उनकी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। और सामाजिक सांस्कृतिक पहलू में हम यही बात करेंगे कि किस प्रकार लोग एक खिंचाव होता है शहरों की ओर, रुझान वहाँ की चमकते धमकते, उसके बारे में
इसमें हम पढ़ते हैं। अभी आगे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। भारत में शहरीकरण एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों से हमें प्राप्त पुरातत्व निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत में शहरी विकास उतना ही पुराना है जितना इसकी सभ्यता का इतिहास। अविभाजित भारत में शहरों की पारंपरिक वृद्धि और शहरी क्षेत्रों के विकास पर विचार करते समय लगभग 5500 वर्ष पूर्व की अवधि तक इनके उद्भव की खोजबीन की जा सकती है। लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंध नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों की स्थापना हुई थी। इसमें ये बताया गया है कि कब भारत की खोज और भारत की हर पौराणिक चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। किस प्रकार सिंधु नदी आई या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, किस प्रकार वहाँ की स्थापना हुई, सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने बताया है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व हड़प्पा की संस्कृति में शहरीकरण ने ईंट बनाने की टेक्नोलॉजी, ज्योतिर्मय, कृषि और सिंचाई के साधनों में उन्नत विकास के लक्षण प्रदर्शित किए। मतलब बहुत पुराने समय से ही हमें, अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पहले ही घर जो बनते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। जैसे अब अभी गांव जाओगे ना, कुछ दिन की पहले की बात की जाए तो जो घर होते थे वो मिट्टी के बने होते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इसका उल्टा होता था। वहाँ के जो घर होते थे वो ईंटों के बने होते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वहाँ जो नालियाँ होती थी वो एक ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी। मतलब हर चीज़ वहाँ पे एक जिस शहर में होता है उस हिसाब से वहाँ पे बनाया गया था। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज से मेल खाता है। भारत में शहरीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। शहरीकरण का अचानक आप वैसे सुनिएगा, अगर याद रहता जो रह जाए आपको तो अच्छी बात है। शहरीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण 600 ईसा पूर्व आसपास माना जाता है। भारतीय इतिहास के प्राचीन और मध्यकाल के दौरान राजाओं ने अनेक राजधानी क्षेत्रों को स्थापित किया था। जो राजा होते थे वो कई राजधानियाँ के क्षेत्र जो होते थे उसको स्थापित कर देते थे, जो शहरों के रूप में विकसित हो गए। जो राजधानियाँ उन्होंने बना दी वो शहर की धीरे धीरे वो शहर के रूप में विकसित हो गए। वहाँ पे हर चीज़ के लिए, उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र जो पटना है वो एक समय पाटलिपुत्र उसका नाम था। उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र, अब पटना और वैशाली लगभग 300 ईसा पूर्व नगरों के रूप में मुगल शासन के दौरान विकसित हुए। किसके दौरान? मुगल शासन के दौरान ये विकसित कर दिए गए थे, जिसे अब पटना कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। 13वीं शताब्दी में तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तुगलक। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 17वीं शताब्दी से भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण की शुरुआत के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक जब अंग्रेज़ों का नियंत्रण था तब शुरुआत किसकी हुई? दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई की और मद्रास के शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। ये बड़े बड़े शहर माने जाते थे उस समय। ये अभी भी ऐसा है कि ये बड़े बड़े शहर हैं। अभी भी देखो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली कितना बड़ा महानगर है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये भी बड़े बड़े शहर हैं। ये शहर अलग अलग क्षेत्रों में समुद्र तट के साथ साथ विकसित हुए, जहाँ प्रांतों के रूप में अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। इन्होंने प्रांतों में बांट दिए और अपनी प्रशासनिक जो प्रणाली इन्होंने जो सिस्टम चलाया, एक हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने वहाँ पे किया अंग्रेज़ों ने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। पारंपरिक नगरों का वर्गीकरण। जो पारंपरिक नगर होते, जो पुराने नगर थे, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के नगर थे। वास्तुशास्त्र में व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रशासन और सैन्य अभियानों जैसे व्यवसाय मूलक विशेषताओं पर आधारित नगरों के बीच कई प्रकार के अंतर बतलाए गए हैं।
पारंपरिक नगरों को उनकी व्यवसाय मूलक विशेषताओं के आधार पर भी विस्तृत रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। तो कह सकते हैं जो पारंपरिक नगर होते थे वो अपनी एक पहचान के लिए, चाहे वस्तु कोई भी वस्तु के लिए, चाहे खान पान के लिए, अगर अभी भी देखा जाए तो दिल्ली हो या गुजरात हो, कोई ना इनकी एक प्रसिद्ध चीज़ होती थी जिसके लिए ये फेमस होते थे। तो इस प्रकार व्यवसाय कोई ना कोई राज्य जो होता था, तो कह सकते हैं कि एक शहर जो होता था, जो राज्य होता था, अपनी एक फेमस, चाहे वो कोई भी वस्तु के लिए फेमस होता था, खान पान के लिए भी फेमस हो सकता था। तो इसमें इसी बात को बताया गया है। तो व्यापार और विनिर्माण करने वाले शहर, इस श्रेणी में आने वाले शहर, तो इसमें कह सकते हैं कि व्यापार और विनिर्माण करने वाले शहर के बारे में बताया गया है। इस श्रेणी में आने वाले शहर नगर, पट्टन, द्रोणमुख, खेत, निगम आदि नामों से पुकारे जाते थे। शहर नगर, नगर एक साधारण किलाबंद शहर था। जो नगर होते थे वो साधारण किलाबंद शहर था जिसमें व्यापार एक महत्वपूर्ण गतिविधि होता था। यहाँ व्यापार के लिए लोग आते थे। पट्टन नदी या समुद्र के तट पर बसा एक बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह होता था जहाँ लोग अपनी बड़ी बड़ी कीमती चीज़ों को बेचने या सेल करने आते थे। पट्टन की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये व्यापार करने वाली जातियों का शहर था। जो पट्टन था उसकी एक विशेषता यही थी कि व्यापार करने वाले, जिसे कह सकते हैं वैश्य का शहर था, जो हीरे जवाहरात, संपत्ति, रेशम, इत्र और अन्य वस्तुओं से भरा रहता था। कौन? पट्टन। दोमुख, खेत आदि भी छोटे व्यापारिक केंद्र होते थे। ये भी दोमुख और खेत ये छोटे व्यापारिक केंद्र होते थे, जबकि पट्टन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए फेमस था। निगम एक बाजार युक्त शहर होता था। निगम की बात की जाए तो एक बाजार युक्त शहर होता था जिसमें शिल्पकार होते थे, और ये निगम व्यापारियों और पर्यटकों के लिए विश्राम स्थली भी हुआ करता था। जो व्यापारी होते थे या जो पर्यटक होते थे जो घूमने फिरने आते थे, उनके लिए विश्राम स्थल भी होता था निगम। तुमने व्यापार और विनिर्माण करने वाले शहरों के बारे में पढ़ा कि जहाँ व्यापार लोग करने जाते थे उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं राजनीति या सैनिक नगर के बारे में। राजनीतिक या सैनिक नगर के बारे में बात करते हैं। राजधानी विशिष्ट रूप से नियोजित राजनीतिक नगर होता था। एक प्लानिंग के दौरान हर चीज़ को एक राजधानी के रूप में बनाया गया था। राजनीति एक प्लानिंग के हिसाब से होती थी और राजनीति नगर होता था, ये राज्य की राजधानी होता था। दुर्ग शास्त्रागार से सुसज्जित एक सुंदर नगर होता था। एक मजबूत और एक सुसज्जित बड़ा नगर होता था जिसमें खाद्य सामग्री का अच्छा भंडार होता था, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। इसी प्रकार सेनामुख और शानिया किलेबंद नगर थे। सेनामुख जो सेना होते थे, उनके जो किले होते थे वो एक किले बंद होते थे, जो विभिन्न स्थानों और महत्वों से संबंध थे। स्थानों से भी और बहुत चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती थी उस समय की, उससे संबंधित होते थे। शैक्षणिक या तीर्थ और मंदिर से जुड़े नगर, शिक्षा की बात की जाए या जहाँ विद्यालयों की बात की जाए या तीर्थकरों की बात की जाए, यहाँ जहाँ लोग मंदिर या मस्जिद कहीं भी तीर्थ करने जाते थे, और मंदिरों से जुड़े नगर, मठ एवं विहार ऐसे नगर थे जो शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियों पर आधारित थे। जो नगर होते थे वो एक शिक्षा के या धार्मिक रूप से देखा जाए तो बड़े बड़े होते थे। नालंदा शहर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नालंदा एक विश्वविद्यालय था जो इसका एक उदाहरण है। द्वारिका, तिरुपति, पुरी जैसे मंदिर शहर से जुड़े शहर से थे। हरिद्वार, गया आदि तीर्थ केंद्र थे। तो ये सारे मंदिर थे। द्वारिका, तिरुपति, पुरी जैसे मंदिर शहर से जुड़े थे, जबकि बात की जाए कि हरिद्वार और गया ये तीर्थ यात्राएं थे, यहाँ लोग तीर्थ करने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन एवं माध्य, ध्यान से सुनेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, सिर्फ इसमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में शहरीकरण की कुछ विशेषताएं। प्राचीन एवं मध्यकालीन की बात की जा रही है, उसमें भारत की शहरीकरण की विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है।
तो प्राचीन और मध्यकाल की बात की जा रही है। शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में शहरीकरण की प्रक्रिया की विशिष्ट स्थानिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेषताएं थीं। कौन कौन सी थी? स्थानिक थी, आर्थिक थी, धार्मिक की बात की जाए तो धार्मिक तौर पे भी इसकी विशेषताएं हैं। समाज और संस्कृति के लिए अपनी एक विशेषता है, राजनीतिक विशेषताएं हैं अगर शहरीकरण की बात की जाए तो। इन विशेषताओं का वर्णन नीचे 3 व्यापक शीर्षों के अंतर्गत किया गया है। इन जो विशेषताएं हैं इनको 3 चीज़ों में इन्होंने बांटा है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आगे फर्स्ट पढ़ते हैं, राजनीतिक, जनसंख्या और स्थानिक तत्व। शहरीकरण की प्रारंभिक प्रक्रियाओं का घनिष्ठ संबंध प्रयोजक राजनीतिक शासन प्रणालियों के उत्थान और पतन से तथा भारत के सांस्कृतिक इतिहास से रहा है। वास्तव में उस अवधि के दौरान जो शहर अस्तित्व में आए वे मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित थे। इन शहरों का निर्माण शासक और उनके संबंधियों तथा अनुयायियों के इर्द गिर्द किया जाता था, जिनकी मुख्य रुचियां अपने अधीनस्थ क्षेत्र की कृषि संबंधी गतिविधियों में तथा इससे कितनी अधिक उगाही की जा सकती है इसी में केंद्रित होती थी। उस समय शहर जो स्थापित किए गए वो ज़्यादातर देखा जाए तो राजनीतिक के उद्देश्य से आधारित किए गए थे। राजनीतिक उनका उद्देश्य था उस शहर को स्थापित करने का। और एक बात की जाए तो वहाँ पे क्या सबसे महत्वपूर्ण बात की गई थी, वहाँ पे कृषि से क्या क्या चीज़ें उगाई जा सकती थी या कृषि पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित था उस समय बात की जाए तो। आगे पढ़ते हैं, पारंपरिक शहरों के निर्माण की एक महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता थी। पारंपरिक शहरों के निर्माण की एक महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता थी उनकी किलाबंदी, जो दीवारों की मेखला और सुरक्षात्मक इकाइयों के रूप में निर्मित की जाती थी। किले को एक ऐसे दीवारों से घेर के बनाया जाता था जो उनकी सुरक्षा प्रदान करती थी। प्राचीन शहरों की नगर योजना के लिए न केवल सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता था शहरों के लिए, बल्कि विभिन्न जातियों को अलग अलग वार्डों में बसाया जाता था तथा विनिर्माण वाणिज्य, जो भी कीमती उगाई जाने वाली चीज़ें जो कीमती होती थी, विनिर्माण वाणिज्य, व्यापार, धर्म, मनोरंजन, प्रशासन और न्याय से संबंधित अलग अलग गतिविधियों के स्थानों को भी ध्यान में रखा जाता था। इस सब के लिए अलग अलग स्थान होते थे, चाहे मनोरंजन की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए या न्याय की बात की जाए, इन सब की एक अलग अलग स्थान होता था। अब पढ़ते हैं आर्थिक तत्व। इसमें हमने राजनीतिक, जनसंख्या और स्थानिक तत्व में पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक तत्व के बारे में। राजनीतिक शक्तियों के उत्थान और पतन, मतलब उनके उठने का और ख़त्म होने का, धार्मिक पूर्वग्रहों के बदलते रहने के बावजूद पारंपरिक शहरों की सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं ने कुछ स्थिरता दर्शाई है। शिल्पी संघ का निर्माण पारंपरिक नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शिल्पी संघों में व्यापारी और शिल्पी संगठित थे। कौन? शिल्पी संघों की बात की जा रही है। इसमें व्यापारी और शिल्पी संगठित थे, एक संगठित रूप से थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये विभिन्न जातियों और विभिन्न व्यवसायों पर आधारित होते थे। ये विभिन्न जातियों के और विभिन्न व्यवसाय करते थे। इन्हें पुगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुगा कहा जाता था। राव का कहना है कि पारंपरिक नगर शिल्पी संघ व्यापार, विनिर्माण और कुछ सीमा तक न्याय संबंधी बातों में महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ये जो बताया गया है, ये न्याय के महत्वपूर्ण कार्य भी करते थे। इसमें लिखा हुआ है कि पारंपरिक नगर शिल्पी संघ जो होते थे, संघ की बात की जा रही, शिल्पी संघ व्यापार, विनिर्माण और कुछ सीमा तक न्याय संबंधी बातों में महत्वपूर्ण कार्य करते थे।
तो ये हर तरह के ज़्यादातर ये अपने कार्यों के लिए बटे हुए थे, लेकिन जहाँ इनकी ज़रूरत होती थी न्याय के लिए तो वहाँ न्याय भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक तत्व। धार्मिक के बारे में बात करेंगे और समाज और संस्कृति के बारे में बात करेंगे। इसमें पारंपरिक शहरी केंद्रों के प्राधिकारी विशिष्ट धर्म या मतों के संरक्षण देते थे। जो पारंपरिक पुराने जो शहरी केंद्र थे वहाँ पे धर्म और मतों को संरक्षण देते थे। कौन? प्राधिकारी, जो वशिष्ठ होते थे, बड़े बड़े। इनका उल्लेख शहरों के सामाजिक संगठन और संस्कृति के चित्रण में मिलता है। जो सुरक्षा प्रदान करते थे, इनकी अगर बात की जाए तो इनका चित्रण मिलता है, इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ब्राह्मणिक हिंदू सभ्यता को प्रतिबंध करता है। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात की जा रही है। इसमें ब्राह्मण हिंदू सभ्यता को प्रतिबंध करता था, जबकि सम्राट अशोक के शासनकाल में वही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मुस्लिम सभ्यता को आगरा, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद जैसी शाही राजधानियों में तथा अन्य स्थानों में मुस्लिम शासन द्वारा मूर्त रूप दिया गया है। मतलब इनका वर्चस्व कहा जाए तो ये यहाँ पे जो मुस्लिम लोग होते थे, इनका आगरा, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद जैसी स्थानों पर इनका अपना शासन चलता था। पारंपरिक नगर धार्मिक, सांप्रदायिक और जाति समूह की विविध के कारण जटिल संरचना वाले होते थे। इसमें बात की जा रही पारंपरिक नगर, जो पुराने नगर होते थे वो धार्मिक, अपने सांप्रदायिक के लिए और जाति समूह की विविधता के कारण जटिल संरचना वाले होते थे। माली, राजगीर, दर्जी जैसे कुछ विशिष्ट जातियां केवल बड़े नगरों में ही पाई जाती थीं। बड़े नगरों में कौन कौन जातियां? माली, राजगीर, दर्जी जैसी कुछ जातियां जो थी केवल बड़े नगरों में पाई जाती थीं। प्रत्येक जाति या धार्मिक समूह का प्रशासन उनके अपने प्रथागत नियमों द्वारा होता था। जाति और व्यावसायिक शिल्पी संघों के भी अपने अलग नियम कानून होते थे। जो शिल्पी संघ थे इनके भी अलग अलग अपने नियम कानून होते थे, जिन्हें राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा मान्यता मिली हुई थी। इनके अलग नियम होते थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा इनको भी एक मान्यता दे दी गई थी कि ये अपने रूल्स रेगुलेशन को बनाएं। प्रारंभिक औपनिवेशिक अवधि में शहरीकरण की नई विशेषताएं। जब औपनिवेशिक अवधि की बात की जा रही है और शहरीकरण की नई विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है। भारत में यूरोपियन औपनिवेशिक व्यवसायियों के आने से शहरीकरण की प्रक्रिया एक नए चरण में प्रविष्ट हुई। जब अंग्रेज लोग आए या यूरोपीय लोग आए तो उनके आने से शहरीकरण की एक अलग चीज़ हमें देखने को मिली। शहरीकरण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। तटीय क्षेत्रों में पतन सह व्यापारिक केंद्रों के रूप में शहरों का उत्थान हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक केंद्रों की स्थापना शुरू में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी। जो व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई थी यूरोपियों द्वारा, उन्होंने व्यापारिक उद्देश्य की वो व्यापार करेंगे इसके उद्देश्य से उन्होंने स्थापित किया। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश शक्ति काफ़ी बढ़ गई तब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास राजनीतिक केंद्र भी बन गए। जब उनकी शक्ति बढ़ गई ब्रिटिश लोगों की, तो उन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसी राजनीतिक केंद्र बना दिए। एक राजनीतिक केंद्र बना दिया। निस्संदेह इस अवधि में उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, जानकारी के आगमन और उनके विकास से हमें नई आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं, संचार के नए साधन जैसे टेलीग्राफ, रेलवे, उन्नत सड़कें और जलमार्ग की उन्नत प्रणालियां भी मिली थीं। शहरीकरण की प्रक्रिया सुगम हो गई। लोग शहर में, सड़कें निर्माण अच्छा हो गया, रेलवे शुरू हो गए,
लोग आना जाना अच्छा खासा हो गया लोगों का गांव से शहर। तो इसमें प्रक्रिया सुगम हो गई और इस प्रक्रिया ने लोगों के लिए आर्थिक अवसरों के साथ साथ उनके सामाजिक स्तर को भी व्यापक बना दिया। 19वीं सदी में व्यापक शहरीकरण की प्रक्रिया का काफ़ी विकास संतुलित ढंग से हुआ। 19वीं शताब्दी में फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों के धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया से गांवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जब यूरोपीय लोग आए तो जो गांव के लोग छोटे मोटे काम करते थे, अंग्रेजों ने उसको बंद करवा दिया और उनकी जगह पे उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें ला दी। तो कुटीर और लघु उद्योगों को धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया से गांवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, मतलब बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में नए आर्थिक अवसरों ने बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों की ओर जाने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया उन्हें शहरों की ओर जाने के लिए। बहुत से कारीगर शिल्पकार बेघर हो गए, अतः विस्थापित ग्रामीण शिल्पकार और श्रमिक भी रोजगार के लिए शहरों की ओर आ गए। 19वीं शताब्दी के अंत में बड़े पैमाने पर ग्रामीण श्रमिक बल, विशेषकर बिहार और पूर्व यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत के श्रमिक बलों ने कलकत्ता की जूट मिलों और अन्य औद्योगिक लक्ष्यों की ओर प्रस्थान किया। नए आर्थिक अवसरों से फायदा उठाने के लिए बहुत से लोग या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से शहरी के क्षेत्रों की ओर प्रस्थान कर गए। बहुत से लोग अपना बोरी बिस्तरा या सामान लेकर एकदम से शहर में जाके बस गए, या फिर लोग कमाने के लिए शहरों की ओर चले गए। शिक्षा का प्रसार होने से शहरी केंद्रों की संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। शिक्षा के प्रसार के होने के कारण ही शहरी केंद्रों की संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। शिक्षित लोग नौकरशाही में शामिल हो गए। नौकरशाही मतलब जैसे बैंक में हुआ या रेलवेज में हुआ, तो इसमें नौकरशाही की बात की जा रही है। नौकरशाही में शामिल हो गए और शिक्षक, पत्रकार, वकील आदि व्यवसायों को अपनाकर उन्होंने नई विचार दृष्टि प्रदान की। इसमें वो बड़े बड़े बन गए, शिक्षक बन गए, वकील बन गए। इस प्रकार उन्होंने नए विचार दृष्टि प्रदान की। शहरी केंद्र धीरे धीरे नई सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं, विविध आर्थिक गतिविधियों तथा विषम जनसंख्याओं के केंद्र के रूप में विकसित हो गए। जो शहर था, एक शहरीकरण की नई प्रक्रिया ने विविध आर्थिक अवसर तथा व्यावसायिक और सामाजिक गतिशील के लिए अवसर प्रदान किए। इन अवसरों से प्राय केवल उच्च जाति या उच्च वर्ग के लोग ही लाभ उठा सकते थे। ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई शहरीकरण की नई प्रक्रिया को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में काफ़ी बल मिला। शहरीकरण की इस प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं थी। अगले भाग में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश मतलब 20वीं शताब्दी जब आई तो और भी ज़्यादा शहरीकरण का विकास हुआ। तो उससे आगे बढ़ते हैं अब। मतलब अब देखा जाए तो धीरे धीरे परिवर्तन बढ़ता गया और कहीं ना कहीं विकास, कहीं पीछे नहीं, विकास और बढ़ता गया हर चीज़ में। समकालीन भारत में शहरीकरण की पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन के समकालीन चरण में भारत तीव्र शहरीकरण की अवस्था से गुजर रहा है। शहरीकरण की सबसे चरम उस पर बात की जाए तो ये उस अवस्था से गुजर रहा है। आधुनिक शहरी केंद्र आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों से जुड़े विविध कार्य निष्पादित करते हैं। यहाँ किसी खास गतिविधि के आधार पर नगरों या शहरों को वर्गीकृत करना काफ़ी कठिन कार्य है। सामान्यतः लोग शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण कुछ प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर करते हैं। लोग शहरीकरण को क्या कहते हैं कि वो शहर माने जाते हैं, तो उनकी कुछ फेमस होती हैं
चाहे संस्कृति के आधार पर की जाए कि सब कुछ खुले तौर पे, या राजनीति के आधार पर की जाए, तो शहरों की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ नहीं बहुत विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए लोग बताते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ आदि ऐतिहासिक शहर हैं। ये हमारे ऐतिहासिक शहर हैं। गाजियाबाद, मोतीनगर, कानपुर, जमशेदपुर, भिलाई आदि औद्योगिक शहर हैं। औद्योगिक शहर मतलब बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे हर किसी न किसी चीज़ के होते हैं। कहाँ पे? गाजियाबाद, मोदीनगर, कानपुर, जमशेदपुर, भिलाई, ये औद्योगिक शहर हैं। मथुरा, हरिद्वार, मदुराई, इलाहाबाद आदि शहर धार्मिक शहर हैं। ये अगर ध्यान से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अंडरलाइन करते जाइए। ये सारे जो हैं धार्मिक शहर हैं। फिल्म निर्माण के लिए बम्बई और मद्रास जैसी प्रसिद्ध शहर ग्रामीण और छोटे नगर में रहने वालों के लिए विशेष आकर्षण है। कौन? बम्बई और मद्रास। समाजशास्त्र में शहरीकरण की पद्धति की चर्चा इसकी जनसंख्या, स्थानांतरित आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में की जाती है। परंतु इन पहलुओं पर चर्चा करने से पहले संक्षिप्त रूप में समझ लें कि भारतीय संदर्भ में एक नगर की परिभाषा कैसे प्रस्तुत की जाती है। तो उसमें हम नगर की परिभाषा जानते हैं कि भारतीय तौर पे देखे जाए तो नगर की क्या परिभाषा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे हिसाब से तो मैं इतना ढंग से पढ़ा रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नगर या शहर की परिभाषा। नगर या शहर के रूप में भारत में विशिष्ट क्षेत्रों की जनसंख्या, विशिष्ट मतलब विभिन्न शहरों की जनसंख्या और आर्थिक तालिकाएं महत्वपूर्ण हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में शहरी क्षेत्रों का निर्धारण करने वाले पारिभाषिक सिद्धांतों में अनेक परिवर्तन और सुधार हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुए, क्या नहीं हुए, इस पर काफ़ी सुधार हुआ है। 1961 तक चलती रहने वाली 1901 की जनगणना में अपनाई गई नगर की परिभाषा निम्नलिखित है। पहला है, प्रत्येक नगरपालिका छावनी और सभी सिविल लाइंस जो नगर पालिका में शामिल नहीं हैं। प्रत्येक नगरपालिका छावनी और सभी सिविल लाइंस आवासों, दूसरा पॉइंट है आवासों का अनुवर्तित, मैं भी आपको अभी समझाऊंगी इसमें इसके बाद पढ़ने के बाद। आवासों का अनवरत समूह जिसमें कम से कम 5000 लोग स्थायी रूप से रहते हों और जिसे प्रांतीय जनगणना अधिशिष्ट नगर बनाने के लिए तैयार हो। किसी भी क्षेत्र या बस्ती को शहर के रूप में निर्धारित करने के लिए कि वो शहर है या नहीं, निर्धारित करने के लिए मुख्य आधार उसका प्रशासनिक ढांचा और आकार था, न कि उसकी अन्य आर्थिक विशेषताएं। इस परिभाषा के परिणाम स्वरूप विस्तृत कई नगरों को अधिक विस्तृत गांवों के रूप में समझा जाने लगा। वर्ष 1961 में अन्य प्रशासनिक और जनसंख्या विशेषताओं के साथ साथ आर्थिक विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया गया। 1961 में शहर को जनसंख्या के आधार पर परिभाषित किया गया कि कौन सी, जितनी जनसंख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि शहर है या नहीं। तो जनसंख्या के आधार पर ये समझा गया और एक नई परिभाषा दी गई। 1961 की जनगणना में स्वीकार की गई परिभाषा का प्रयोग 1971 में और 1981 में किया गया। 1991 तथा 2001 में ये भी अपरिवर्तित रही। इस परिभाषा के अनुसार शहरी क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, वह स्थान जो या तो नगर निगम हो अथवा नगर क्षेत्र हो या नगर पालिका अथवा अधिसूचित या पालिका या छावनी बोर्ड कोई भी अधीन हो, या वह कोई भी स्थान जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करता हो। कम से कम 5000 व्यक्ति रहते हों, कम से कम 75% कार्य व्यवसाय कृषि से भिन्न हो, और तीसरा है जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 व्यक्तियों से कम ना हो, और ऐसे किसी भी स्थान पर कुछ शोषित शहरी
विशेषताएं और सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे नए स्थापित क्षेत्र, बड़ी आवास बस्तियां, पर्यटन, घूमने फिरने का पर्यटन की बात की जाए, पर्यटन महत्व के स्थान और नागरिक सुविधाएं। जहाँ ये चीज़ें हों स्पष्ट प्रकार से परिभाषित, नगरों शहरों के अतिरिक्त इनके साथ तेजी से बढ़ते हुए बाहरी हिस्से भी नगरीय इलाके कहलाने लगे। नगर के इलाके कहलाने लगे, जिसमें हमने पॉइंट्स जो पीछे पढ़े उसके बारे में बात की गई कि वही नगर इलाके कहलाने लगे। 1961 में जनगणना में 1961 की जनगणना में नगरीय समूहों की अवधारणा अपनाई गई, जिससे नगरों के फैलाव का अंदाज़ा लगाया जा सके, नगरों का कितना फैलाव है इसके बारे में पता लगाया जा सके। और 1971 में नगरीय इलाकों अर्बन की बात की जा रही है, नगरीय इलाकों की अवधारणा को अपनाया गया, जिससे शहरीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं को ठीक से समझा जा सके। 2001 की जनगणना तक यही विचार चलता रहा। नगरीय इलाकों से हमारा तात्पर्य है नगर का फैलाव, जिसमें नगर तथा उसके बाहरी हिस्सों को लिया जाता है, अथवा दो या दो से अधिक पड़ोसी नगर तथा उनसे जुड़ी बाहरी हिस्से की बात की जा रही है, कि दो से या उससे ज़्यादा जुड़े नगर की बात की जा रही है। शहरी स्थानों का वर्णन करते समय भारतीय जनगणना की रिकॉर्ड ने शहरी क्षेत्रों को 6 भागों में श्रेणीबद्ध किया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपको कल समझाऊंगी कि शहरीकरण की बात की गई है, शहरीकरण को किस प्रकार परिभाषित कर दिया गया कि शहर हैं, नगर को कितनी जनसंख्या पे कह दिया गया कि नगर होंगे, और महानगर में कितने जनसंख्या है की बात की जा रही है, कितनी जनसंख्या की बात की गई कि महानगर का नाम दे दिया गया। तो इसको हम कल टॉपिक पढ़ेंगे, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू सो मच।